अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन थोड़ा हट के है। अब तक हम लोग सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा जो वीडियो है ये MCQs बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी एक, और दूसरा ये कि इसमें कुछ जो MCQs हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम्स में FSC और मैट्रिक लेवल के लिए इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सबसे पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसमें से कौन सा एक है जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, मतलब किडनी की फंक्शनिंग में मेन रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑप्शन है नेफ्रॉन, सेकंड एल्वियोलाई, थर्ड एक्सोन और फोर्थ न्यूरॉन। तो सबसे आसान तरीका क्या है MCQs को सॉल्व करने का कि आप सारे ऑप्शंस की पॉसिबिलिटीज़ चेक करें, प्रोबेबिलिटी चेक करें कि कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा एडजस्टेबल है उस ऊपर की लाइन के लिए, क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला है नेफ्रॉन। ऑब्वियस सी बात है कि नेफ्रॉन किडनी का पार्ट होता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई लंग्स में होता है, ठीक है। लंग्स का फंक्शनल पार्ट क्या होता है? एल्वियोलाई। तो ये तो नहीं हो सकता। एक्सोन और न्यूरॉन ये दोनों क्या है? हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एक्सोन और न्यूरॉन ये दोनों क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर है वो क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास DNA स्टैंड्स फॉर। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमें 9th से ही पढ़ाना शुरू, 9th में नहीं 8th से हमारे बेसिक साइंस में ही हमें पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सिन राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजन एसिड। तो हमें पता है कि इसमें बी ऑप्शन सबसे सही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनेली इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पावर हाउस का काम करती है? तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को पीछे हम प्रीवियस वीडियो से रिलेट करेंगे कि हमने जब ऑर्गेनेलीज को पढ़ा था तो मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनेली है जिसको और सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा ATP की प्रोडक्शन करती है। ATP किसको कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन है राइबोसोम्स। राइबोसोम तो नहीं हो सकते क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो एनर्जी का पावर हाउस नहीं है, ये तो ब्रेन है, कंट्रोल सेंटर है सेल का। और तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल, और बाकी पूरे सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी ATP की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल। लाइन समझ लेते हैं, इस किस फेज, माइटोसिस की किस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सेल के सेंटर में अलाइन हो जाता है। अलाइन का मतलब क्या होता है? सीध में खड़े हो जाना। तो क्या है कि सेल के अंदर कौन सी फेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो सा है वो अलाइन हो जाते हैं। तो प्रोफेज कौन सी फेज होती है? प्रोफेज वो फेज होती है जो स्टार्टिंग फेज होती है, जिसमें अभी क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा होता है। टीलोफेज कौन सी है? ये सेकेंड लास्ट फेज है, सॉरी सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट फेज है, जिसमें जो एक पेरेंट सेल है वो आगे दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स के। एनाफेज जो सी है ये सेकंड लास्ट फेज है, और मेटाफेज जो सी है वो फेज है जिसके अंदर माइटोसिस की वो फेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो से अलाइन होते हैं और सेंटर में इक्वेटर वाली लाइन के अंदर अलाइन हो जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज वो फेज है जो कि क्रोमोसोम्स को जो क्रोमोसोम जिसमें अलाइन अप हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड,
वो कौन सा प्रोसेस है? सबसे पहला रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का तो प्रोसेस वो होता है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज और इंचेंज होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में फूड का बनना, वो होता है फोटोसिंथेसिस। फर्मेंटेशन क्या होती है? जिसमें यीस्ट की हेल्प से जो चीज़ होती है उसके अंदर उसको फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन में ट्रांसपायर होता है, वो जो वाटर होता है वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाता है, तो ये तो ट्रांसपायरेशन। तो हमारी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही है जिसमें लाइट की प्रेजेंस में प्रोडक्शन ऑफ फूड होती है। नेक्स्ट है विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। क्लोटिंग के लिए कौन से ब्लड सेल्स जो से हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो क्लोटिंग के इसको कहते हैं, क्लोटिंग का मतलब होता है खून का जम जाना लोथड़े की फॉर्म में, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, वाटसन एंड क्रिक, ग्रेगर मेंडल और लुई पास्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने ही क्या किया था? मेंडल्स लॉ पेश किया था और उसी के नतीजे में इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा वाइटामिन बनता है? तो इसका आंसर क्या है? विटामिन डी, जो कि यूजुअली कंसीडर किया जाता है, और इसका सही आंसर भी विटामिन डी ही है। लेकिन सनलाइट एक्चुअली में विटामिन डी प्रोवाइड नहीं करता। सनलाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले से मौजूद होता है मायोसिन, ठीक है। और उस मायोसिन जब सनलाइट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके नतीजे में विटामिन डी बनता है। सनलाइट के अंदर विटामिन डी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक साइंस है ये, कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा होता है? सेल। और लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें यूटिलाइज होती है, ऑक्सीजन उसमें रिलीज होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उसमें नाइट्रोजन का उसमें कोई रोल नहीं होता, और हाइड्रोजन उसके अंदर क्या होती है? वाटर के साथ कंबाइन होकर रिलीज होती है। तो इसमें सेपरेटली जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस में गैस रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन। और इससे ऑनवर्ड इसके जो की है वो भी साथ ही मेंशन की गई है नीचे।